अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज की इस वीडियो में ज़रा तफसील से बात करते हैं हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटायर होने वाले एक ऐसे जज से मुतालिक जिनकी लेगेसी बज़ाहिर उनकी ऑब्जर्वेशन और फैसलों से यूं मालूम होता है कि जैसे उन्हें आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक से नफरत थी। जी हाँ, वही बुनियादी इंसानी हकूक जिनके तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने कसम खाई थी। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये वो जज साहब थे जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दस्ते रास्त रहे, हर इक़दाम में उनका साथ दिया। और उसके साथ अगर बात की जाए बिलखसूस गुज़श्ता 2 सालों की, जहाँ पर आइन और कानून की जिस तरह पामाली की गई, जिस तरह अदालती फैसलों की बेतौकीरी की गई, तो ये जो जज साहब थे, ये रियासत की मंशा हो, इस्टाब्लिशमेंट की मंशा हो, उस वक्त की पीडीएम हुकूमत की मंशा हो या फिर निगरान हुकूमत की मंशा हो, उसके मुताबिक ही काम करते रहे। क्योंकि जो फैक्ट्स और जो उनके फैसले और जो उनकी ऑब्जर्वेशंस मैं आज आपके सामने रख रहा हूं हालिया तारीख में गुज़श्ता 1 साल के दौरान, उसके बाद फैसला आप कर लीजिएगा कि मैं दुरुस्त कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। यहां पर एक और बात भी मैं वाज़ह करता चलूं, क्योंकि मैं यहां पर बात कर रहा हूं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज थे। बल्कि अगर बात की जाए तो 15 दिसंबर 2023 से जो यकम तारीख थी अगले साल 2024 की, तो इन 15 दिनों के दौरान वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का कलमदान भी उन्होंने संभाला जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बैरून मुल्क थे। तो अब वो रिटायर हो चुके। मेरी अमूमन इस तरह की आदत नहीं या इस तरह की कोशिश मेरी कम ही होती है कि जब कोई आला ओहदे पर बैठा शख्स रिटायर होता है तो उसके खिलाफ फिर तब बात की जाए जब बज़ाहिर वो कमज़ोर हो जाता है। मगर ये वीडियो मैंने इससे कबल रिकॉर्ड करनी थी, कुछ मामलात की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, आपसे माजरत खा हूँ। अब जनाब मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की। जैसे मैंने आपको बताया कि वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दस्ते रास रहे हैं। उनके जो गुज़श्ता 1 साल के कुछ फैसले हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो अदालती तरीकाकार है, उसके ऊपर आने से कबल मैं आपको जनाब 20 नवंबर 2023 का एक वाकया सुनाता हूं, जिससे आपको जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की जो काजी साहब से मोहब्बत है, या जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से मोहब्बत है, वो आपके सामने खुलकर अयां होगी। और इसी वजह से ही जब 8 मार्च गलबन वो तारीख थी जब उनके एजाज में एक फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वहां पर उनके लिए शेर भी बोले कि अभी ना जाओ छोड़कर अभी दिल भरा नहीं है। तो जनाब 20 नवंबर 2023 को सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ एक जो शिकायत थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसकी कार्रवाई थी। जो शिकायत कुनुंदा थी आमना मलिक साहिबा, उन्हें कौंसल की जानिब से तलब किया गया था। अब जब कौंसल की जानिब से उन्हें तलब किया गया तो वहां पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनका जो शिकायत कुनुंदा है आमना मलिक साहिबा, उनके साथ जो रवैया था वो कैसा था वो आप देखिएगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब कितने करीब थे। तो जो उन्होंने जब कौंसल की कार्रवाई से बाहर आकर आमना मलिक साहिबा ने मीडिया को कुछ बातें बताई, और ये याद रखिएगा कि ये जो मैं उनकी बातों को कोट करने जा रहा हूं, आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसका रबर्टल यानी इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई, या फिर ये जो इल्जामात लगाए गए थे बड़े ही संजीदा नोयत के इल्जामात थे, उनके ऊपर कोई तरदीद अभी तक सामने नहीं आई। तो जनाब आमना मलिक साहिबा ने बाहर मीडिया में आकर बताया कि जब वो कौंसल में बैठी थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब भी बैठे थे, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और दीगर जो कौंसल के अरकान हैं वो बैठे थे, तो कौंसल का जो रवैया है वो उनके खिलाफ जो उनके साथ खासा गैर मुनासिब था। वो कहती हैं कि वो खुद को गैर महफूज समझ रही थी, और चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उनके साथ बड़े सख्त सवालात किए। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आपने ना बताया कि आपको सरदार साहब यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ ये जो दस्तावेजात हैं ये कहाँ से मिली हैं, तो फिर हाँ आप यहाँ से भी नहीं जा सकती और हम आपको ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ से आप वापस भी नहीं आ सकेंगी। और इसके साथ साथ चलें, उनके खिलाफ जो एक दरख्वास्त थी, अगर उसमें शिकायत में, उस दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो आमना मलिक साहिबा ने दायर की जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर, उसमें कोई एविडेंस नहीं था। और जैसा कि उस वक्त कार्रवाई के बाद जो एक काउंसिल की जानिब से एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें यह भी बताया गया कि जो शिकायत कुनंदा आमना मलिक साहिबा थी वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के जवाब से सेटिस्फाई हो गई थी। मगर यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि उनके खिलाफ अगर एक शिकायत दर्ज की गई थी तो वहाँ पर शिकायत कुनंदा के खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो रवैया है वो कैसा था। जबकि उन्हीं दिनों इंटरेस्टिंगली जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी, उनके खिलाफ भी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई चल रही थी, और उनके जो शिकायत कुनंदगान थे उन्हें यही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो चाय का कप भी पेश किया करती थी। तो एक तरफ सरदार साहब के खिलाफ शिकायत आती थी तो काउंसिल यानी चीफ जस्टिस का रवैया कैसा था, और दूसरी जानिब मज़ाहिर साहब के खिलाफ जो शिकायत थी उस पर काउंसिल या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का उनके साथ रवैया क्या था। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो बड़ी हद तक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के करीब थे। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि कुछ बड़े केसेस जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक एक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़
फैज़ साहब ने की, और तारीख का, पाकिस्तान की अदालती तारीख का, आइनी तारीख का, सियासी तारीख का, जमहूरी तारीख का एक बदतरीन फैसला दिया एक सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीन कर। उस पर बड़ी बात भी हो चुकी। मगर उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि गुज़श्ता 2 सालों से ज़ेर अताब थी, इसमें जैसे सरदार तारिक मसूद साहब का जो किरदार है इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में जो अदालतों को इस्तेमाल किया गया था, उसमें जैसे सरदार तारिक मसूद साहब का जो किरदार है, मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय में, वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब से कई हद तक ज़्यादा है। अब कुछ जो उनके फैसले या कुछ उनके ऑब्जर्वेशंस, वो जब मैं आपके सामने रखूंगा, फैसला फिर आप कर लीजिएगा कि मैं दुरुस्त कह रहा हूं या नहीं। जनाब, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान बाशिंदे थे, जब गुज़श्ता साल ही नवंबर दिसंबर का गालबन महीना था, निगरान जो हुकूमतें थी उन्होंने ये फैसला किया कि इन लोगों को मुल्क से बेदखल करना है, तो उसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 184(3) की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई। वो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने सुनी, इसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने आगे रखता हूँ। फौजी अदालतों से मुतल्लिक जो केस था वो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने सुना, पंजाब की निगरान हुकूमतों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार दिया। इसके साथ साथ केपी हुकूमत की जो निगरान केपी की निगरान हुकूमतें थी, वो जो सियासी मकासद के लिए एक सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही थी, ना सिर्फ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया बल्कि उन कार्रवाइयों के खिलाफ अगर उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला देती थी तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने उसे भी कलअदम करार दिया। इसके साथ वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब के साथ 3 रुकनी कमेटी में भी बैठे, और फिर जो बेंचेस की तश्कील हुई उनके ऊपर भी बड़े सवालात उठते रहे, और बिलखसूस फौजी अदालतों से मुतल्लिक जो केस की समाअत थी जिस पर बेंच बना, जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन जो उस वक्त कमेटी के रुकन थे 3 रुकनी, उन्होंने जो 11 दिसंबर को एक खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट में बेंच फिक्सेशन का इल्जाम लगाया जस्टिस सरदार तारिक मसूद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब पर, आज तक यानी लम्हा मौजूद तक गालबन 13 या 14 मार्च की तारीख है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब की जानिब से इस इल्ज़ाम का कोई जवाब नहीं आया। उसके साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त थी, उससे मुतल्लिक भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उन्होंने ये केस सुना था। अब जरा एक एक केस की तफसील के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ। जनाब, जो 13 दिसंबर 2023 है, इसमें गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से मुतल्लिक जो एक केस की समाअत थी, जिसमें उस वक्त की जो निगरान हुकूमत है यानी अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। अब यहाँ पर एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि चाहे सूबाई हुकूमतें हों निगरान या मरकज़ में निगरान हुकूमत हो, ये इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार थे, ये इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे थे, यानी इनकी जो अगर कोई पॉलिसी होती थी, ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस मौजूद हैं इनकी तकर्रियों से लेकर, इनके पॉलिटिकल करियर से लेकर, इनके जो जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान में गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर निगरान हुकूमतें चलाई हैं, उसमें जो इनका कंडक्ट था, जो इनका तरीकाकार था, उन सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि ये पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके आलाकार के तौर पर आते रहे और जो उनकी मंशा थी, जो रियासत की मंशा थी, उसके मुताबिक काम करते रहे। अब यही जो निगरान हुकूमत थी अनवारुल हक काकड़ साहब की, उन्होंने कहा कि अफगान बाशिंदों को मुल्क से बेदखल करना है। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त दायर हो गई। अब उस दरखास्त में सबसे बड़ा जो मामला था वो ये था कि क्या निगरान हुकूमत का ये मैंडेट है। आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, उसका जो बुनियादी मैंडेट है वो डे टू डे अफेयर्स चलाना है और इंतखाबात में फैसिलिटेशन का किरदार अदा करना है। मगर वो अगर आइनी मामलात पर बैठ कर फैसले करें या वो फिर पॉलिसी इश्यूज बनाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसको रोकना चाहिए? ये दरखास्त गुजार का मौकफ था। इस पर उस वक्त की जो निगरान हुकूमत है उन्होंने जो जवाब जमा करवाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 13 दिसंबर 2023 का ये दिन है, उस दिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब निगरान हुकूमत के जवाब से मुकम्मल तौर पर हमें मुतमईन नजर आए। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत जो है या वफाकी हुकूमत जो है, ये तो उन लोगों को बाहर भेज रही है जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। ऐसे लोगों को तो जेल में डालना चाहिए। हमारी हुकूमत उन्हें बड़े इज्जतदार तरीके से वापस भेज रही है। और यहाँ पर फिर जो बेंच में दीगर अरकान थे, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी और फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, वहां पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बड़ा स्टांस लिया, बड़ा क्लियर स्टांस लेकर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस भी दी और बजाहिर उनका जो तरीका था, उन्होंने कहा कि ये आइन के आर्टिकल 224 की तशरीह का मामला है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद इस आर्टिकल की तशरीह 5 रुकनी बेंच से कम बेंच नहीं कर सकता, लिहाजा बराह मेहरबानी ये केस कमेटी को वापस भिजवाया जाए। जिसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो मजबूर हुए, उन्होंने वो केस जो है वो कमेटी को वापस भिजवाया और आज तक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है वहां पर फाइलों में कहीं पड़ा है, ना तो उसके ऊपर कोई नया बेंच बनाया गया है और ना ही उस मामले के ऊपर आज तक दोबारा समाअत रखी गई है। वरना जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब उस दिन भी निगरान हुकूमत यानी एस्टैब्लिशमेंट की जो अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत थी उसके जो इकदामात थे या उसका ये जो अमल था या ये जो पॉलिसी मैटर था उस पर मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई थे। इसके अलावा उनकी जो लेगेसी है, उनके जो अदालती फैसले हैं, उसमें पाकिस्तान की
عدالتی تاریخ کا ایک اور سیاہ ترین فیصلہ وہ بھی جسٹس سردار طارق مسعود کے حصے میں آیا ہے، سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ۔ میں نے اس حوالے سے بڑی بات کی ہے، اس کے اوپر بڑے ولاگز بھی کیے ہیں اور بڑی تحریریں بھی لکھی ہیں، آپ نے یقیناً سن لی ہوں گی۔ مگر یہاں پر معاملہ جناب یہ ہے کہ 23 اکتوبر کو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں ایک بینچ بنتا ہے، وہ فوجی عدالتوں کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیتا ہے۔ پھر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ اپنی رائے دینے کے باوجود، جو انہوں نے پہلے ہی بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی جب یہی فوجی عدالتوں والا بینچ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کی سربراہی میں بنا تھا، تو اس دوران جب وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے انہوں نے اپنا مائنڈ پہلے ڈسکلوز کر دیا، اس کے باوجود بھی وہ 13 دسمبر 2023 کو بینچ میں بیٹھے، اعتراض کرنے کے باوجود بھی نہیں اٹھے، اور یہاں تک یہ آبزرویشنز دی کہ کیا کر لیں گے آپ لوگ، اگر آپ نے مجھ پر اعتراض کیا ہے تو میں نہیں اٹھتا، جائیں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، میں بینچ سے الگ نہیں ہوتا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں کہاں لے کر جائیں گے، اور پھر انہوں نے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے اس کی اجازت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی ایکٹ کی سیکشنز ہیں انہیں بھی بحال کیا، اور آج یعنی 13 دسمبر کے بعد 14 مارچ 3 مہینے ہو گئے، 3 سے بھی زائد مہینے، غالباً یہ چوتھا مہینہ ہے، آج تک فوجی عدالتوں کا کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا، سردار صاحب بھی ریٹائر ہو گئے۔ پھر آتے ہیں 5 اکتوبر 2023، جیسے میں نے آپ کو بتایا پنجاب کی جو نگران حکومت تھی، محسن نقوی کی جو نگران حکومت تھی، اگین محسن نقوی صاحب کی نگران حکومت، جو موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی وہی ہے، اس وقت بھی وہی تھی، اس کی جو اعلیٰ کار تھی، اور پنجاب میں ایک سیاسی جماعت کے خلاف جس طرح کام کیا جا رہا تھا، جس طرح گرفتاریوں پہ گرفتاریاں کی جا رہی تھیں، اور اس کے اوپر چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ تھا، درجنوں مرتبہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا، ایک بزرگ سیاستدان تھے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزیوں کے باوجود بھی انہیں گرفتار کیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے اس دن یہ آبزرویشنز دیں کہ یہ کون سا قانون ہے جس کے مطابق ہائی کورٹ بیٹھ کر فیصلے دے رہی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جن پر جو اس وقت کی نگران حکومت ہے وہ پے در پہ گرفتاریاں کر رہی ہے، ایک کے بعد دوسری گرفتاری کر رہی ہے، اس کے اوپر اگر کسی ہائی کورٹ نے یعنی لاہور ہائی کورٹ نے سٹینڈ لیا تو جیسے سردار طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ جناب یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، گزشتہ 70 سال سے بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ملزم کو کسی جرم میں اگر گرفتار نہ کیا جائے تو یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس اس طرح کا آرڈر کس قانون کے تحت جاری کر سکتی ہیں؟ اگر عدالت کسی ملزم کو اس بنیاد پر ضمانت دے دے کہ کسی اور کیس میں انہیں گرفتار عدالت کی مرضی سے کیا جائے گا تو ملزم کو تو آپ لوگوں کا قتل کرنے کا لائسنس دے رہے ہیں، اور یعنی انہوں نے اس معاملے پر بھی لاہور ہائی کورٹ کی سبکی کی کہ اگر انہوں نے اس وقت سیاسی مقاصد کے لیے جو عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا تھا اس سے انکار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے ویسے تو بڑے فیصلے آئے ایسے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی منشا تھی، نگران حکومت کی منشا تھی، مگر اگر کوئی ایک ایسا فیصلہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا تھا تو پھر ہم دیکھتے تھے کہ جیسے سردار طارق مسعود صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوتے تھے فیصلہ ریورس کر دیتے تھے۔ ایک اور کیس وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 19 اکتوبر 2023 کا یہ معاملہ ہے، پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ دیا کہ سیاسی مقاصد کے لیے یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، لہٰذا اگر پشاور ہائی کورٹ نے کسی ایک ملزم کو ضمانت دی ہے تو اسے پولیس کسی اور مقدمے میں تب تک گرفتار نہیں کرے گی جب تک پشاور ہائی کورٹ سے اجازت نہیں لی جائے گی۔ تو اس وقت کی جو نگران حکومت ہے، کے پی کے کی جو نگران حکومت ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار تھی، وہ اپیل لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچی۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے یہ مقدمہ سنا، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے پشاور ہائی کورٹ کا وہ آرڈر سسپینڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آبزرویشنز دی کہ ایسی ضمانت کا کیا مطلب ہے؟ چوری کے ملزم کو اگر ضمانت دے دی جائے تو وہ پھر باہر جا کر 2 لوگوں کا قتل کر دے، کیا قتل کے ملزم کو پولیس گرفتار نہ کرے؟ ہو سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ نے سوچا ہو کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب بینچ میں بیٹھ کر سیاسی مقاصد کے لیے کی گئی گرفتاریاں، ملک میں آئین اور قانون کی پامالیاں اسے ساتھ ملا رہے ہیں چوری کے کسی مقدمے میں، اور پھر انہوں نے یہاں پر بھی کہہ دیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے شاید سوچا ہو یہ بڑے لوگ ہیں لہٰذا ہم ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر دیتے ہیں۔ تو ان کو بنیادی حقوق سے کتنی لگن تھی جن کا انہوں نے تحفظ کی قسم کھا رکھی تھی، یہاں سے بھی یہاں ہوتا ہے۔ پھر ایک اور مقدمہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جناب، غالباً یہ گزشتہ سال کی بات ہے، جو پاناما کیس تھا۔ پاناما کیس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے، اس وقت اس میں 2017-18 میں شریف فیملی کو کنوکٹ کیا گیا تھا۔ جماعت اسلامی ایک درخواست لے کر سپریم کورٹ پاکستان میں پہنچی تھی کہ دوسرے جو بچ جانے والے ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائی اب تک نہیں ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے خلاف کارروائی کا حکم دے۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے یہ کیس سنا اور وہ بڑے اس میں سخت برہم ہوئے، انہوں نے 2017-18 کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے عدلیہ کے استعمال کے اوپر بڑی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ عدالتوں کا گندا استعمال ہوا، اس وقت پاناما میں صرف ایک فیملی یعنی شریف فیملی کو نشان عبرت بنایا گیا، یہ کس ملک میں ہوتا ہے، کس پتہ نہیں، اس طرح کی کچھ انہوں نے آبزرویشنز دی، انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ 2017-18 میں ایک فیملی کے ساتھ، ایک شریف فیملی کے ساتھ یا ایک سیاسی خاندان کے ساتھ ریاست نے کیا کیا۔ مگر موجودہ وقت میں ان کے اپنے فیصلے اور ججمنٹ، ان کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ 2017-18 میں جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، 2022-23-24 میں جو کچھ ہوا وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے نزدیک بالکل درست تھا۔ تو اب تک کے یہ وہ سارے معاملات تھے، یعنی جتنے کیسز کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی کیا یہ لیگیسی نہیں ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ہو، انہوں نے نگران حکومتیں ہوں، انہوں نے پی ڈی ایم حکومتیں ہوں، یا پھر انہوں نے جو دیگر اس وقت ریاستی ایک پالیسی ہے اس کی منشا کے مطابق کوئی فیصلہ نہ دیا ہو؟ ایسا بظاہر مجھے ان فیصلوں میں نظر نہیں آ رہا۔ گزشتہ
1 साल हो, 2 साल हो, या फिर बिलखसूस जो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने जिस दिन कलमदान संभाला, गालबन 17 सितंबर का वो दिन था, और उसके बाद फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का जो किरदार था, इन सारे फैक्ट्स के ऊपर देखकर अगर ये जांचा जाए, इन तमाम फैक्ट्स को देखकर अगर इस लम्हे में आपको अपनी ओपिनियन बताऊं, तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की लेगेसी यही रही है कि उन्होंने कोई एक ऐसा फैसला नहीं दिया जो मुल्क की मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उनके आलाकार निगरान हुकूमतें हों, या उससे कबल पीडीएम हुकूमत हो, उनकी मंशा के बगैर हो, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पूरा मैदान सजाया गया, आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की गई, अदालती फैसलों की बेतौकीरियाँ की गई, बुनियादी इंसानी हकूक़ को मलिया मेड किया गया। इस तमाम तर मामले में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की कोई एक ऐसी ऑब्जर्वेशन, कोई एक ऐसा फैसला मुझे इस सारी तारीख में नज़र नहीं आता जहाँ पर उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया हो, या फिर अपने उस कसम का अदा किया हो जब उन्होंने हल्फ लिया था कि वो आईने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।